अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ये टार्क होता क्या है? टार्क बेसिकली कहते हैं फोर्स के घुमाने का असर होता है, जैसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के घुमाने का असर। कि जब हम किसी भी चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो मतलब उसका ऑपरेटर इस तरह का सेट हुआ होता है कि खास फिक्स पोजीशन के तो वो मूव करना शुरू कर देता है। उससे हम फोर्स को, उस इफेक्ट को, जिससे चीज़ें घूमना शुरू कर देती हैं एक खास पॉइंट के गिर्द, उससे हम क्या कहते हैं? टार्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोर है, मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ बाहर की तरफ, तो डोर क्या करेगा? इन फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा, टर्न करना शुरू कर देगा। तो इससे भी हम क्या बोलेंगे कि ये डोर क्या कर रहा है? टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसके गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के गिर्द। ठीक है, तो डोर यहाँ से क्या करेगा? बाहर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारी टैब है, जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या करता है? वो सेंटर में जो एक फिक्स पॉइंट है जो अंदर लगा होता है, उसके गिर्द पूरा ये रोटेट करता है। तो ये भी हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के घुमाने का असर। इसी तरह ये जब इसको हम घुमाएंगे तो ये भी अपने सेंटर के गिर्द पूरी बॉडी के पार्ट का सेंटर के गिर्द घूमेंगे, तो ये भी क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। टार्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क भी कह सकते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो अब टार्क को पढ़ने के लिए जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर हमें टार्क प्रोड्यूस करवाना, तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है रिजिड बॉडी। कि रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी बेसिकली होती है एक स्ट्रॉन्ग हार्ड बॉडी, जैसे कि स्टोन हो गया, ठीक है, पत्थर, आयरन, वुड, इस तरह की चीजें जो डिफॉर्म नहीं होती। डिफॉर्म का क्या मतलब होता है? डिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाना और उसकी शेप चेंज हो जाना, इसे कहते हैं डिफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पंज होता है हमारे पास, या रबड़ है, हम उसको दबाते हैं तो वो प्रेस हो जाती है, तो हम कहते हैं ये बॉडी क्या हो गई है? डिफॉर्म हो गई है, दब गई है। ठीक है, और अगर वो प्रेस, जैसे अगर हम लोहे को दबाते तो वो नहीं दबता, मतलब वो डू नॉट डिफॉर्म, वो डिफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह हम जब बात करेंगे कि ये जो हार्ड चीजें होती हैं हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। अब वो क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन है, अ बॉडी इज कंपोज्ड, एक बॉडी कंपोज होती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा आपस में मिलते हैं, डायग्राम में दिखाया गया, और क्या बना देते हैं? एक रिजिड बॉडी बना देते हैं। ठीक है, अगर इन पार्टिकल्स के दरमियान अप्लाइंग फोर्स, ये देखिए मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये क्या हुआ? नॉट डिफॉर्म्ड। क्या हुआ? नॉट डिफॉर्म्ड, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं हुई, मतलब पार्टिकल जहां जहां पर थे वहीं वहीं पर है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, उनके पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस था वो उतने का उतना ही है। तो हम बोलेंगे कि बॉडी काफी मजबूत है, सॉलिड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स लगाने से अगर उसके में पार्टिकल में फासला तब्दील ना हो तो उससे हम कहते हैं कि ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे हमारे पास पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, ठीक है, आयरन, स्टोन, या अगर हम देखें, अगर रिजिड बॉडी जैसे हम ले लेते हैं, रबड़ ले लेते हैं, हम उसको दबाते हैं तो वो दब जाती है ना, तो वो डिफॉर्म हो जाती है, हम उसको रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे जिनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस तब्दील नहीं होता बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद जो टॉर्क की दूसरी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में हमें देखने को मिलती है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस किससे कहते हैं? एक्सेस, जिस पॉइंट के गिर्द या जिस लाइन के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये देखें, तो ये डोर है, दरवाजा है, इसके सारे के सारे पार्टिकल किस पॉइंट के गिर्द रोटेट करेंगे? इन फिक्स पॉइंट के गिर्द, इस एक लाइन के गिर्द। तो इस एक लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह हमारे ये टैब है, जो टैब का स्टेप है, जब इसको घुमाएंगे हम तो पूरे का पूरा जो वो गोल पर लगा हुआ है वो किसके गिर्द घूमेगा? सेंटर वाले पॉइंट के गिर्द। तो उस सेंटर वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह इसका भी वो जो जिसके गिर्द घूमेगा पार्टिकल, बॉडी के पार्टिकल, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट के गिर्द पूरे सर्कल के पार्टिकल रोटेट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, एज इट रोटेट, वो रोटेट करेगी, उसके जो पार्टिकल है, पार्टिकल मूव इन फिक्स्ड सर्कल, वो एक खास सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है,
ये वाला पार्टिकल यहाँ सर्कल बनाएगा, यहाँ पर वाले पार्टिकल यहाँ सर्कल बनाएंगे। इस तरह सारे पार्टिकल एक खास सर्कल में मूव करेंगे, किसके गिर्द? इस एक लाइन के गिर्द। उस एक लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, जिसके गिर्द बॉडी घूमती है। अब आगे आता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल टॉर्क स्पैनर में मैंने एक नट, जब हम स्पैनर को नट को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो, मैं यहाँ पर स्पैनर रखा हुआ है, अब मैं इसको लूज करने के लिए, टाइट करने के लिए स्पैनर के ऊपर यहाँ पर क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। टाइट करने के लिए नीचे की तरफ और लूज करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा। तो क्या होगा? मैंने जिस लाइन पर फोर्स लगाई है ना, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट। वो लाइन जहां पर फोर्स अमल करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये रही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर लगाऊंगा तो ये रही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पर फोर्स अमल करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो पूरी बॉडी किसके गिर्द घूमेगी? ये जो नट है इसके गिर्द घूमेगी। नट का जो सेंटर है ना, इसके गिर्द घूमेगा पूरा। ये वाला जो स्पैनर है ना, वो उसके गिर्द घूमेगा, इस सेंटर ऑफ पॉइंट के गिर्द। तो जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब तो ये पॉइंट जो नट के सेंटर में है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये जहां पर फोर्स लग रही है, ऐसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जो हमारी तो डेफिनेशन आती है मूवमेंट आर्म की। क्या मूवमेंट आर्म क्या होता है? बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो जैसा कि आपने देखा हुआ डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो दरमियान वाला डिस्टेंस है, मैंने उसको एल कहा हुआ है, यानी कि मूवमेंट आर्म कहा हुआ है। तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और एक चीज आप नोट करना कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो डिस्टेंस है मूवमेंट आर्म का, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोलेंगे? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म क्या होगा? यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है? मूवमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है, तो मूवमेंट आर्म का भी पता चल गया। ठीक है, और आपको पता है मूवमेंट आर्म लेंथ है, डिस्टेंस है, जिसका यूनिट क्या होगा? मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। इसी तरह जब हम किसी भी बॉडी के मूवमेंट आर्म के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी और क्या पैदा हो जाएगा? टॉर्क पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का सिंबल ये है, इसे कहते हैं टॉर्क का सिंबल। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला बन जाएगा F मल्टीप्लाई बाय L। मतलब जब हम मूवमेंट आर्म के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्क का फार्मूला आपके सामने F मल्टीप्लाई बाय L। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये चीज बहुत डिपेंड करती है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर फोर्स लगाएंगे आप उसके मुताबिक आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगी। एक ही स्पैनर से मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो जितना मोमेंट आर्म कम होगा, मुझे अपना काम करने के लिए उतनी ही फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। जितना मूवमेंट आर्म ज्यादा होगा, मुझे उतना काम करने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगी। जैसे देखें, अगर मैं दरवाजे को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर फोर्स लगा के दरवाजे को खोल लेता हूँ ऐसे, तो मूवमेंट ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मूवमेंट आर्म क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो मुझे कम फोर्स लगाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन यही अगर मैंने दरवाजे को खोलना है और मैं फोर्स लगाता हूँ यहाँ पर, तो देखो मूवमेंट आर्म क्या हो गया? कम हो गया। तो अब मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी दरवाजा खोलने के लिए या बंद करने के लिए। खुला दरवाजा है, उसको एच से ऐसे करो तो वो फौरन साथ जाके लग जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द पॉइंट फोर्स लगाकर उसको बंद करना चाहोगे तो वो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा फोर्स लगेगी आपको दरवाजे को बंद करने के लिए। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कि देखो जैसे छोटा स्पैनर है तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी नट को टाइट या लूज करने के लिए, और अगर स्पैनर की लेंथ ज्यादा है तो मैं थोड़ी फोर्स से ही ज्यादा काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जो ऊपर वाला जो है हमारा वो है 3 सेंटीमीटर, मूवमेंट आर्म कितना है? 3 सेंटीमीटर। मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी?
तो टार्क क्या निकल आएगा, फोर्स है 5 और मोमेंट आर्म कितना है 3, तो 5 3 15। तो टार्क का यूनिट क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो टार्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। तो लो जी टार्क निकला है 15 न्यूटन मीटर का। अब देखो अब लेंथ ज़्यादा हो गया है, अब लेंथ हो गई है 5, तो फोर्स में फोर्स ही बढ़े, फोर्स 5 की 5 ही है, तो सिर्फ लेंथ ज़्यादा हो गया है। तो अब देखो अब टार्क क्या होगा, लेंथ भी 5 है, मोमेंट आर्म भी 5 है, तो 5 5 25। तो देखा कि फोर्स उतनी ही लगी है, सिर्फ मोमेंट आर्म का फर्क आया, मोमेंट आर्म कम था तो हमारी जो मतलब फोर्स का असर था वो भी क्या हो गया कम, मोमेंट आर्म ज़्यादा था हमारी उतनी ही फोर्स का असर क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो इस तरह मोमेंट आर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे कि कम लगाएंगे। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा हमें फोर्स उतनी कम लगाना पड़ेगी अपना काम करवाने के लिए, ठीक है। थोड़ी फोर्स से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, मोमेंट आर्म कम होगा तो ज़्यादा फोर्स से हमें थोड़ा काम मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको जो नट और नट को टाइट लूज करने के लिए ना हम स्पैनर के पीछे ना पाइप लगा देते हैं बड़ा सारा, क्योंकि जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा हम उतनी ही थोड़ी फोर्स से नट को ज़्यादा टाइट और लूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिजिड बॉडी और टार्क। इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।